हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ Vue.js। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्म इनपुट बाइंडिंग्स के बारे में। ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है पूरे Vue.js की, बिकॉज अब हम हैंडल करने वाले हैं फॉर्म्स को। उसमें हम पढ़ेंगे एक नया डायरेक्टिव को जिसका नाम है वी मॉडल। इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेक्स्ट इनपुट फील्ड जो होती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। इसके अलावा चेक बॉक्स जो होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। रेडियो बटन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम। सेलेक्ट और ऑप्शन टैग को कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे मॉडिफायर्स के बारे में। यहाँ पे मॉडिफायर्स एक होता है लेज़ी, एक होता है नंबर, एक होता है ट्रिम। तो इन 3 मॉडिफायर्स के बारे में हम समझेंगे। बट जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे प्यारी चीज़ है ना, वो है तुम्हारा वी मॉडल डायरेक्टिव। तो इसको देखते हैं चलो कैसे ये काम करता है और फॉर्म हैंडलिंग कितना ईजी टॉपिक है उसको कवर अप करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर Vue.js की वेबसाइट पे आ जाना, डॉक्स पे आ जाना, गाइड पे क्लिक करना और एज ऑलवेज एक क्विक स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एक प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेना। ठीक है, इसको सेटअप कर लेना बिकॉज मैंने भी सेटअप कर लिया है ट्यूटोरियल 8 नाम के फोल्डर से। और यहाँ पे सिर्फ इन 2 फाइल्स को मैंने रखा है, मतलब ये भी फाइल्स पड़ी हुई हैं बट जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको एज़ यूजुअल मैंने डिलीट कर दिया है। सो इधर वापस आते हैं एंड इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म इनपुट बाइंडिंग से। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जब हम इवेंट हैंडलिंग कर रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, इस तरह का कोड। टेम्पलेट में आके इसको पेस्ट किया। हमने कहा अगर एक इनपुट टैग है, ठीक है, और हमारे पास एक स्टेट है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे डेटा फंक्शन जो रिटर्न करेगा, और एक स्टेट है मान लो टेक्स्ट नाम का जिसकी वैल्यू है ब्लैंक अभी के लिए। कूल, ये इसको रिटर्न कर रहा। इस कोड का मतलब क्या है, अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियो याद है तो तुम्हें ऑब्वियसली ये चीज़ें समझ में आएंगी। कहने का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला ये जो स्टेट है ना, इसको इसके साथ क्या किया हमने, बाइंड कर दिया है वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ। तो वो इनपुट फील्ड की वैल्यू बन जाएगी। हमने कहा जैसे हम इस पे इनपुट करें, जैसे ही हम इस इनपुट फील्ड पे कुछ भी लिखना शुरू करेंगे तो ये एक इवेंट एमिट करेगा। ठीक है, ये इनपुट फील्ड एक इवेंट को एमिट करेगा बिकॉज कोई इवेंट अकर हो रहा है। तो टाइपिंग होगी तो इवेंट मिलेगा। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में से हम वैल्यू निकालेंगे जो भी हम टाइप कर रहे हैं और उसको असाइन कर देंगे वापस से स्टेट में। तो होगा क्या देखो, कंसोल ओपन कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, रिफ़्रेश किया। अब मान लो अगर हम यहाँ पे टाइप करना चाहेंगे तो टाइप हो जाएगा। और इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी किसमें, स्टेट में। ये देखो। अब सवाल ये होता है तो सिर्फ यहाँ पे स्टेट में स्टोर ही क्यों कराना है। तुमने फॉर्म्स को बनाया होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, राइट। तुमने इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को एक्सेस किया होगा, चाहे इसको आईडी देकर या क्लास देकर या फॉर्म में रखकर फॉर्म को एक्सेस करने के बाद फॉर्म की एक एक इनपुट फील्ड को एक्सेस किया होगा। बट यहाँ पे Vue.js में ये चीज़ को करने का बहुत सिंपल अप्रोच है। ठीक है, एक बार अभी जब ये फॉर्म हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो तुम्हें हम एक होमवर्क देंगे। जो फॉर्म हम लोग यहाँ पे Vue.js से बनाएंगे तुम्हें सेम उस चीज़ को बनाना होगा वैनिला जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, ये होमवर्क इसलिए रहेगा बिकॉज तुम्हारा जिससे कि जो लॉजिक बिल्डिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि एट द एंड जितना स्ट्रांग तुम्हारा वैनिला जावास्क्रिप्ट होगा उतनी आसानी से ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी। हमें क्या करना है अभी देखो, जो भी हम फॉर्म बनाएंगे उसको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हो ना, एक स्टेट बना सकते हो। जैसे मान लो एक फॉर्म में नाम का स्टेट बना दिया, ये ऑब्जेक्ट होगा। फॉर्म में हमें स्टोर कराना है मान लो अभी के लिए सबसे पहले नेम। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा सा प्रोसेस है ना, तुम इसको लिखे बिना भी ये चीज़ कर सकते हो। हम अभी के लिए यहाँ पे इसको फॉर्म को प्रिंट कर देते हैं, इस कोड को कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे। अब हम यूज़ करेंगे एक नया डायरेक्टिव। देखो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि रैदर देन इतना लंबा सा कोड लिखने के आप एक वी मॉडल को यूज़ कर सकते हो। वी मॉडल एक टू वे बाइंडिंग एट्रीब्यूट है या डायरेक्टिव है। ये करता क्या है बेसिकली, ये बाइंड कर देगा इस स्टेट को, ठीक है, तुम्हारे इस इनपुट फील्ड के साथ। तो जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी तुम इनपुट फील्ड में लिखोगे वो इसकी वैल्यू होगी। और कल को किसी फंक्शन के थ्रू तुमने इसकी वैल्यू को चेंज किया ना तो यहाँ पे भी चेंजेस दिखेंगे। चलो तुम्हें दिखाते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म डॉट नेम। तुम ऐसे भी कर सकते हो। अब तुम ये भी कह सकते हो कि तौसीफ फॉर्म के अंदर ढेर सारी फील्ड्स होंगी तो उनको तुम अलग अलग वेरिएबल ले लो, क्यों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहे हो। तो क्योंकि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें फॉर्म से रिलेटेड डेटा है वो हम एक ऑब्जेक्ट में रख लेंगे तो हमें एक ही जगह पे मिल जाएगा ना, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखो इसको हटा रहे हैं हम। अब देखना क्या होगा, हमने सिर्फ क्या लिखा है, वी मॉडल, और उसके बाद फॉर्म डॉट नेम हमने बाइंड कर दिया है तौसीफ। ये देखो, तो फॉर्म डॉट नेम के साथ क्या हुआ, ये बाइंड हो चुका है। तो नेम फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वो इनपुट फील्ड की वैल्यू होगी। और जैसे ही हमने इसको क्लियर किया, ये देखो
ठीक है, इधर आ जाओ। मान लो एक फंक्शन को कॉल करा देते हैं। हमने कहा ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, ये एक फंक्शन होगा और ये करेगा क्या? ये फंक्शन के थ्रू हम कहते हैं कि दिस डॉट फॉर्म को एक्सेस करना, इसमें नेम को एक्सेस करना, और इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। चलो यहाँ पे टू अपर केस मान लो चला दिया हमने, और वापस से अपर केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव कर देना। और ये कब कॉल होगा? हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, ट्रांसफॉर्म @क्लिक, इसके बाद ये लगा दिया। अभी देखना क्या होगा। हमने लिखा तौसीफ स्मॉल लेटर में, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ये देखो ये जो स्टेट का डेटा है वो भी बदला, तुम्हारा ये जो डेटा था ना ये भी बदला। अब तुम हो सकता है तुम्हारे दिमाग में फिर से सवाल हो कि तौसीफ इस तरह की सिचुएशन कब आएगी। तो तुमने देखा होगा स्लग्स जनरेट होते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया तौसीफ इज़ माई नेम, और इस तरह का हमें स्लग चाहिए, ये ब्लॉग का मान लो मेरा नाम था, ठीक है, तो हमें स्लग भी ऐसे करके जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इन सब सिनेरियोज में तुम यूज़ कर सकते हो, राइट। सो एक काम करते हैं, अभी वापस से इधर आ जाते हैं। तो ये जो वी मॉडल एट्रीब्यूट है ना, तुम इसको कई चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। तुम इनपुट फील्ड के साथ यूज़ कर सकते हो, चेकबॉक्स के साथ, रेडियो के साथ, या सेलेक्ट के साथ। बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान देनी होगी, ये जो वी मॉडल एट्रीब्यूट होता है ना, तुम इसके अंदर जो भी इनिशियल वैल्यू देते हो वो उसे इग्नोर कर देगा। चेकबॉक्स चेक्ड है या सेलेक्टेड क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है, किस पे लगा हुआ है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर देगा और वो काम करेगा तुम्हारे स्टेट के साथ। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने दे दिया वैल्यू टीजे, स्टेट की वैल्यू क्या है? ब्लैंक, राइट। तो तुम्हें क्या लगता है अभी जब हम जाके पेज को रिफ्रेश करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? टीजे मिलेगी या ब्लैंक मिलेगा? जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है, रिफ्रेश किया, टीजे गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के साथ बाइंड है। जब तक स्टेट की वैल्यू चेंज नहीं होती इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आया? तो इसके साथ स्टिंक रहेगा ये। एक काम करते हैं, इधर लगा देते हैं बी आर टैग, 2-3 बी आर लगा देते हैं। अब हम फॉर्म को बनाना शुरू करते हैं। तो हम करेंगे क्या, लेबल लेंगे। एक तो हो गया नेम, ये तुम्हारा नेम हो जाएगा। फिर बी आर टैग इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं कुछ, एज। फॉर्म डॉट हम कहते हैं एज नाम का एक एट्रीब्यूट होगा, सॉरी फील्ड होगी। एज की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं 0 कर दो। इधर आ जाते हैं, देखो अभी ये 0 दिखा रहा बिकॉज स्टेट की वैल्यू 0 है। अगर मैंने इसको 22 दिया, अभी देखो ये क्या हो रहा है पता है, स्ट्रिंग में ट्रीट किया जा रहा, बट हमें किस में चाहिए? नंबर में चाहिए, राइट। तो देखो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट का जो टाइप होता है वो क्या होता है? टेक्स्ट ही होता है। इसको कर दो नंबर, रिफ्रेश किया, ये देखो अब ये एज अ नंबर ट्रीट हो रहा। कूल। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो एज है, जैसे एज हमेशा हमें नंबर में ही चाहिए, हमें स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, तो इन सब सिचुएशन में तुम्हें ध्यान देना रहेगा। इसको एक बारी पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करो, ये चीज़ ट्राई करो, बस इतना बेसिक सा, और उसके बाद ये जो यहाँ तक का लिखा हुआ है सब कुछ, ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आना। ये देखो इसका बेसिक यूजेज दिया हुआ है, देखो जो हम लोगों ने लिखा है अभी। तो सीफ इज़ माई नेम। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओगे तो तुम मल्टी लाइन टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, और मान लो टेक्स्ट एरिया के साथ तुम्हें ऐसे काम करना है, तो तुम टेक्स्ट एरिया के साथ भी सेम काम कर सकते हो। मान लो इसको ऐसे कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख दो मैसेज, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमने कहा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में तुम्हें सिर्फ यूज़ करना है वी मॉडल, वी डैश मॉडल। हमने कहा फॉर्म के अंदर एक मैसेज नाम का की होगा, मॉडल की स्पेलिंग गलत है, MODEL होगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, मैसेज ब्लैंक। वापस आते हैं इधर। अब देखो जितनी बार हम एंटर दबा रहे हैं, देखो /n यहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। तो अगर तुम इसको चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइक लाइन चेंज, जैसे ये हो रहा है उस तरीके से दिखे, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो। जैसे इधर ही आ जाते हैं, एक पी टैग में ये देखो हमने कोड लिखा है, वाइट स्पेस को प्री लाइन कर देना, ठीक है। इस CSS के बारे में तुम चाहो तो पढ़ लो। अब यहाँ पे मैसेज की जगह लिख दो फॉर्म डॉट मैसेज। ये देखो लाइन चेंज होकर आ रहा, प्लेन स्ट्रिंग जिस तरीके से यहाँ पे देखो स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड करके दिखाया जा रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ध्यान देना क्या चीज़ नहीं करनी है, ये नहीं करना कि टेक्स्ट एरिया के बीच में इस तरीके से इसको लगा दो, ठीक है। ये देखो
जैसे यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया ओपन हो रहा है और यहीं पे क्लोज हो जा रहा। कूल। हमने बस वी मॉडल लगाया है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें कोई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमें दिखाना होता है तो हम इसमें लिखते हैं दिस इज़ माई टेक्स्ट एरिया। तो अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो वो गायब ही रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें लिखने का, ठीक है। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। गुड प्रैक्टिस क्या है, ये है जो हम लोगों ने अभी किया। अब बात आती है चेक बॉक्स की, कि अगर मान लो ये देखो इसे ट्रू या फॉल्स करना है तब हम क्या करें। तो देखो इनपुट टाइप चेक बॉक्स ले लो, आईडी को इग्नोर कर दो, वी मॉडल लगा दो। जैसे मान लो हमने कहा टर्म्स एंड कंडीशन, इसको कर दिया फॉल्स। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से एक बी आर टैग लेबल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। एक इनपुट ले लिया जिस कोलन चेक बॉक्स। सेम यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें सिंपली क्या करना है, बस वी मॉडल असाइन कर देना है। वी मॉडल में क्या रहेगा, हमने कहा फॉर्म डॉट हमारा टर्म एंड कंडीशंस। अब देखो क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉल्स है तो इस वजह से ये चेक बॉक्स चेक नहीं है। जैसे ही हमने इसे चेक किया, ये देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसको मैं चाहूँ तो और जूम करके दिखा सकता हूँ। और अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता तब क्या होता, ये देखो हम रिफ्रेश कर रहे हैं तब भी ये चेक्ड है। तो ध्यान देना ऐसा क्यों हो रहा है, पता है कि ये पहले से चेक्ड है। बिकॉज अगर तुम यहाँ पे तुमने इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा होगा अच्छे से, तो देखो इनपुट टाइप जो चेक बॉक्स होता है या रेडियो होता है, वो चेक्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करता है और चेंज इवेंट को यूज़ करता है। और वी मॉडल इन्हीं के साथ अंडर द हुड उन्हीं के साथ अटैच्ड होता है। चेक बॉक्स हो गया। इसी तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे ये कंडीशन हो, मेल फीमेल या 3-4 लोगों के नाम हैं हमें स्टोर करने हैं चेक बॉक्स में, तब हम क्या करें। तो तब तुम क्या कर सकते हो पता है, एडमिन्स, एक एरे एडमिन्स नाम का एक एरे होगा जिसमें जितने भी एडमिन्स हमें यहाँ पे ऐड करने हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लो हमने दे दिया एडमिन्स, और अब हमें क्या चाहिए, एडमिन चाहिए। इधर एक और बी आर टैग लगा देते हैं, इसके बाद ढेर सारे चेक बॉक्सेस रख देंगे, बट हर चेक बॉक्स के बाद एक एडमिन का नाम भी देना रहेगा ना। सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, हमें इसे एडमिन्स के साथ लिंक करना है। लिंक हो गया, बट इस चेक बॉक्स को चेक करने पर एडमिन्स में स्टोर क्या होगा, ट्रू फॉल्स। लाइक इधर आ जाओ, ये देखो ऑन गायब हो गया, ऑन गायब हो गया। हमें स्टोर कराना, जब आप बूलियन यूज़ करते हो तो आपको ध्यान देना होगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, बूलियन। या तो ट्रू या फॉल्स यूज़ करो, एरे क्यों रख रहे हो। बट अगर आप एरे रख रहे हो तो इसके अंदर कुछ स्टोर कराना होगा आपको। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। इसकी वैल्यू दे दी हमने, मान लो तौसीफ़। तो तौसीफ़ नाम का एक एडमिन यहाँ पे लिंक हो जाना चाहिए, और यहाँ पे लिख देते हैं तौसीफ़। वैसे तो इसे लेबल में रखना चाहिए बट अभी के लिए मैंने ऐसे रख दिया है। ये देखो एडमिन्स में तौसीफ़ नाम का एक एडमिन ऐड हो जाएगा अब, ठीक है। ऐसे 3-4 एडमिन तुम रख सकते हो। चलिए काम करते हैं, हम तुमको इसको दिखाई देते हैं करके। इस लेबल के अंदर ही हम तौसीफ़ भी रख दे रहे हैं, इनपुट फील्ड भी रख दे रहे हैं, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। और ऐसे ही 2-3 लेबल और ले लेते हैं। यहाँ पे ले देते हैं टीजे, और इसका लेबल का नाम दे देंगे टीजे। ये देखो अभी नाम पे क्लिक किया, टीजे ऐड हो गया। तौसीफ़ पे क्लिक करेंगे, तौसीफ़ ऐड हो जाएगा। तौसीफ़ को हटा दिया, टीजे को हटा दिया, पूरा एम्प्टी हो गया। समझ रहे हो कितनी आसानी से तुमने पूरे फॉर्म को हैंडल किया, फॉर्म का पूरा डेटा एक्सेस कर लिया, तुम्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इधर आ जाओ, ये सेम चीज़ है। तो एक तो हो गया ये चीज़ कि चेक बॉक्स में अगर मान लो आपको एरे में नाम स्टोर कराना है तब कैसे कर सकते हो। अब वीडियो को पॉज करो, इतनी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करके आओ, थोड़ा सा छोटा सा फॉर्म बनाना और उसकी CSS वगैरह थोड़ा अच्छी लिखना। मैंने तो यहाँ कुछ CSS नहीं लिखी बट तुम लिखना। अब देखो रेडियो आता है हमारा, रेडियो में क्या है, पिग्ड 1 पिग्ड 2। अब ये अगर हमें बनाना है तो क्या करें, पूरा सेम अप्रोच। ये देखो मान लो मेल फीमेल हमें स्टोर कराना है, जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट हमने कहा जेंडर कुछ नहीं देना हमें। इसको चाहो तो तुम ब्लैंक स्ट्रिंग दे दो, चाहो तो तुम नल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या कर सकते हो तुम, अब क्या करना है, लेबल दे देते हैं, जेंडर दे देंगे। जेंडर के बाद एक बी आर टैग लगाएंगे और
एक लेबल और ले लेते हैं। तुम चाहो तो हम लेबल के अंदर इसलिए चीज़ें रख रहे हैं जिससे मुझे यहाँ पे लेबल में फॉर नहीं देना पड़े, यहाँ पे आईडी ना देना पड़े। तो अपना अपना अप्रोच है, जो तुम्हें सूटेबल लगे कर लो। लिख दिया पहले तो मेल। अब इनपुट, ये कोलन लिखने पर सजेशन गायब हो जा रही है, बट मुझे चाहिए क्या, रेडियो चाहिए। इनपुट टाइप रेडियो, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने यहाँ पे दे दिया मेल, और इसको बाइंड करना है हमें, राइट। तो यहाँ पे वी मॉडल, और उसके बाद फॉर्म डॉट जेंडर, सेम चीज़ हमने कॉपी पेस्ट की, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। इधर आते हैं, मेल फीमेल, मेल फीमेल। मुझे लगा था कि यहाँ पे सेम आईडी देनी पड़ेगी तब ये एक जैसा काम करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, रेडियो पे अगर सेम आईडी दे दोगे तब एक वक्त में एक ही चेकड होता है। बट मुझे लगता है ये वी मॉडल के साथ एक ही वेरिएबल के साथ ये लोग क्या है, लिंक हैं, ठीक है। वेरिएबल नहीं, एक ही फील्ड के साथ देखो ये दोनों क्या है, लिंक हैं। इस वजह से ये ऐसे काम कर रहे हैं कि एक वक्त में या तो ये मेल सेलेक्टेड होगा या तो फीमेल होगा। इसके बाद क्या है, अब आता है तुम्हारा सेलेक्ट टैग। अब देखो सेलेक्ट के लिए क्या कर सकते हो तुम, सेम यहाँ पे देखो चीज़ें दी हुई है, सेलेक्ट वन ए बी सी डी, ये रोल लिख देते हैं चलो, और रोल हो जाएगा अभी के लिए मान लो नल। इसको अगेन हम कॉपी पेस्ट करके एक काम करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। रोल दे देते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक दी है, इसको मैंने डिजेबल करके रखा है, और इसको वी मॉडल देखो सेलेक्ट वाले के साथ लगाना है। हमने कहा फॉर्म डॉट रोल के साथ इसको लिंक कर दो। अब देखते हैं क्या होता है। अभी रिफ़्रेश किया तो ये नल है, यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट वन दिखा रहा है। एक लेबल डाल देते हैं, बहुत गंदा लग रहा है अभी, रोल फ्रंट एंड, वैल्यू हो गई फ्रंट एंड, फुल स्टैक, बैक एंड। कूल, इस तरीके से तुम कर सकते हो, इसको खुद से ट्राई कर सकते हो चाहो तो। इसके बाद क्या है, देखो नोट दिया है, इफ़ द इनिशियल वैल्यू ऑफ वी मॉडल एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी ऑफ दिस ऑप्शन द सेलेक्ट एलिमेंट विल रेंडर एन अनसेलेक्टेड स्टेट। अच्छा, जैसे मान लो तुम ये भी कर सकते हो अगर तुम्हें नहीं पता है तो। जैसे मान लो ये वैल्यू यहाँ पे देते हो ना, तो तुम फ्रंट एंड दे सकते हो। जैसे ये वैल्यू डिफरेंट है, देखो बगल वाली वैल्यू डिफरेंट है, राइट। बैक एंड, यहाँ पे फुल स्टैक। अभी देखो क्या होता है, रिफ्रेश किया, बैकएंड पे सेलेक्ट किया, तो अब वो जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है रैदर देन ये जो स्ट्रिंग है। तो ये यूज़र के लिए है, ये हमारा मान लो हमें इस तरीके से भेजना है बैकएंड को, तो उसके लिए है। मान लो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम चाहते हैं बैकएंड सेलेक्टेड रहे, तो ये देखो ये है, ऐसे कर दो, रिफ्रेश करोगे बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड सेलेक्टेड है। कूल। अब मान लो तुमने यहाँ पे बैकएंड की स्पेलिंग गलत कर दी, बैकएंड्स लिख दिया, तब क्या होगा, तब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तुम्हारी, जो पहली वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है हमारी, वो एकदम जो अनसेलेक्टेड वाली वैल्यू होती है वो हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ सेलेक्ट वन देखो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो ये इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान देना रहेगा इसका। इसको चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। बाकी चीज़ों को पढ़ लेना चाहो तो। और मान लो तुम्हें मल्टी सेलेक्ट यूज़ करना है, तुम यूँ कर सकते हो कि बस मल्टी एट्रीब्यूट लगा दो, और उसके बाद कमांड दबाकर, मैंने यहाँ पे देखो कमांड या कंट्रोल दबाकर, हो सकता है तुम्हारे में हो, ठीक है, तो तुम इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, मान लो यहाँ पे, अच्छा मैं देता हूँ इसको मल्टी, मल्टीपल, रिफ्रेश किया, बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड है। देखो जब मैं चेंज कर रहा हूँ तब ये एरे में चेंज हो रहा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बैकएंड में, या मान लो जब भी आप फॉर्म को हैंडल कर रहे होते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे ये एरर भी दे रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक एरे, बट आपने जो है एक सेट वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग मिल रही है यहाँ पे। तो व्यू जेएस कह रहा है कि हमें स्ट्रिंग मत दो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, जब आप वहाँ पे मल्टीपल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे एरे दो। अब चाहे एरे में ऐसे कर दो, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड सेलेक्टेड दिखा रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा। ये देखो दूसरा भी सेलेक्ट हो जाएगा, बैकएंड चला गया, रिफ्रेश करोगे बैकएंड सेलेक्टेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरे के फॉर्म में है, और वार्निंग भी चली गई। वार्निंग क्यों चली गई, क्योंकि देखो जब तुम वहाँ मल्टीपल लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एरेज के साथ खेलना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एम्प्टी एरे दे दो ना।
नल क्यों देना है, ब्लैंक स्ट्रिंग क्यों देनी है, राइट। और जब मल्टीपल नहीं लगा रहे हो तो तुम चाहो तो यहाँ नल दे दो, चाहे तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मल्टीपल हटा दो, रिफ्रेश करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी वैसे ही काम कर रहा। नाइस। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर आपको कल को डायनेमिक वैल्यू जो है रेंडर करनी हुई, हाँ बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, इस पर अभी हम आते हैं। बस देखो, बहुत सी चीज़ें इसमें से ऐसी है जो डायनेमिकली कल को तुम्हें अगर रेंडर करनी हुई तो उसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो तुमने कोई एपीआई कॉल की और उसके बाद तुम्हें क्या मिला, डेटा मिला। जैसे मान लो हमने कहा डायनामिक सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट टैग डेटा, ठीक है। तो सेलेक्ट टैग के लिए डायनेमिक डेटा है, मान लो ये एपीआई के थ्रू आ रहा है और इसमें हम रिटर्न करा रहे हैं। क्या रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शंस पूरे दिखा रहे हैं कि हमें टेक्स्ट क्या दिखाना है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो जो यहाँ पर हम लिख रहे थे ना, ऐसे रिटर्न करा देते हैं। हमने कहा कि हमें टेक्स्ट शो करना है फुल स्टैक, हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है फुल स्टैक, सिंगल कोट्स में बिना स्पेसेस के। और सॉरी, ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे एरे रिटर्न कराना चाहिए मुझे। एरे क्यों रिटर्न करा रहे हैं, क्योंकि ढेर सारे हम यहाँ पे ऑप्शंस देंगे ना, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं मान लो, और ऐसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड हो जाएगा, इसी तरीके से बैक एंड हो जाएगा। बी कैपिटल एफ कैपिटल ये जो है हम लोग टेक्स्ट शो कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड, यहाँ पे हो जाएगा बैक एंड। अब मान लो ये तुम्हें एपीआई से डेटा मिल रहा है, अब तुम्हें इसे शो करना है तो तुम क्या कर सकते हो पता है, इसी को सिंपली, वैसे तो ये मेथड में आ रहा है बट तुम क्या कर सकते हो, हमने कहा कंप्यूटेड में, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, मैंने कहा कंप्यूटेड सेलेक्ट टैग डेटा, और इसमें हम मान लो रिटर्न करा दें दिस डॉट डायनामिक सेलेक्ट टैग फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो। तो अब मान लो ये क्या होगा पता है, यहाँ से हम इस कंप्यूटेड को लगा सकते हैं इधर, इसको रेंडर कर सकते हैं रैदर देन वैसे करने के। कैसे होगा ये देखो, थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें एक से ज़्यादा ऑप्शंस को तुम्हें दिखाना है, राइट। यहाँ पे तुम्हें एक से ज़्यादा ऑप्शंस को दिखाना है। एक काम करते हैं, हम इसको भी रखते हैं और इधर ही ना कुछ बी आर टैग और लगा देते हैं, इसको सेम रेप्लिकेट कर लिया, इसका नाम दे देते हैं डायनामिक रोल्स। एक और बना लेते हैं यहाँ पे डायनामिक रोल, नल दे दो, और थोड़ा सा नीचे आ जाओ जल्दी से, यहाँ पे लिख देते हैं डायनामिक रोल। और सिंस ये डेटा हमारा कैसे आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो पहला है प्लीज सेलेक्ट वन, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रखने देते हैं। और हमें क्या चाहिए, मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी फॉर, क्यों, क्योंकि हमें एक एरे को इटरेट करना है। एरे का नाम क्या है, कंप्यूटेड, कूल। इसमें से हमने कहा डेटा इन कंप्यूटेड सेलेक्ट टैग डेटा, ठीक है। तो लूप चलेगा, वन बाय वन डेटा तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। और तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली डेटा डॉट टेक्स्ट दिखा सकते हो, और इसी एट्रीब्यूट में यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, डेटा डॉट वैल्यू। बट सिंस तुम्हें यहाँ पे स्टेट असाइन करना है तो तुम्हें एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। देखो ऐसे, अब देखो क्या होता है, डायनेमिक रोल्स भी तुम्हें मिल रहे हैं, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड। ये डिफरेंट चल रहा है अपना, और ये अपना डिफरेंट चल रहा है। इसमें तुम चाहो तो एक दो वैल्यू और ऐड कर दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डेटा साइंस अंडरस्कोर साइंस कॉपी किया, पेस्ट, डेटा का डी कैपिटल कर देते हैं, साइंस का एस। ये देखो, तो कल को तुम्हारे पास अगर डेटा बैकएंड से आता है किसी फंक्शन के थ्रू, तो तुम उसे कंप्यूटेड से रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। कंप्यूटेड से रिटर्न तब कराते हो बेसिकली जब तुम उसको मान लो इसी डेटा को हमें फ़िल्टर करना होता कि इसमें से सिर्फ फ्रंट एंड दिखाओ या बैक एंड दिखाओ, तब यहाँ पे तुम कंप्यूटर से दिखा सकते हो। अदरवाइज ये कर सकते हो तुम कि सिंपली यहाँ पे रिटर्न करने के बजाय यहाँ पे तुम्हें फिर एक और स्टेट रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे दे देते हैं फेच्ड सेलेक्ट टैग डेटा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे था। मान लो इसी के अंदर हम स्टोर कराएंगे अपना बैकएंड का जो भी डेटा आ रहा है वो, तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट में स्टोर करा सकते हो रैदर देन ऐसे यहाँ पे फंक्शन से रिटर्न कराने के। तो दिस डॉट, मान लो कोई एपीआई कॉल हुई यहाँ पे, तुमने एक एपीआई कॉल किया, उसके बाद तुम्हें डेटा रिटर्न हुआ और तुमने यहाँ पे उसको ऐसे स्टोर करा दिया स्टेट में, ठीक। तो अब तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटेड की भी ज़रूरत नहीं है,
कंप्यूटेड बेसिकली देखो तुम तब यूज़ करते हो जब तुम्हें इस डेटा के साथ खेलना हो, ठीक है, अदरवाइज अभी के लिए इसको हटा दो। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो फेच्ड सेलेक्ट टैग डेटा है ना, इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं नीचे, ये रहा। तब भी ये सेम काम करना चाहिए। रिफ्रेश किया, ओ वेट, अच्छा उसका रीज़न है, सी ये कॉल कब हो रहा, कोई कॉल करा रहा है, नहीं करा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक चीज़ लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं याद हो तो माउंटेड करके एक फंक्शन हमें मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस डॉट, यहाँ पे डायनेमिक सेलेक्ट टैग को कॉल कर दो। तो जैसे ही ये कंपोनेंट माउंट होगा, रिफ्रेश करेंगे, कंपोनेंट माउंट हो चुका है, ये देखो ये एपीआई कॉल हो चुकी है, ठीक है। ये मान के चलना है कि एपीआई कॉल हुई है। और जब भी तुम इस स्टेट को फिल्टर करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है ना वो भी फिल्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये खासियत है। मान लो कल को किसी कंडीशन के बिहाफ पे तुम्हें मेल या फीमेल के बिहाफ पे यहाँ पे मान लो रोल को फिल्टर करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये कैसे होगा ये तुम्हें समझना पड़ेगा। लाइक मान लो यहाँ पे तुम ऐसे लगा सकते हो कि @चेंज, चेंज होने पे क्या करो आप, मान लो फॉर्म डॉट डायनामिक सेलेक्ट टैग है ना, सॉरी फॉर्म डॉट डायनेमिक सेलेक्ट टैग नहीं है, सिर्फ डायनेमिक सेलेक्ट टैग डेटा है, इज इक्वल्स टू, मान लो ब्लैंक कर दें हम। अभी क्या है, अभी आ रहा है, मेल पे सेलेक्ट किया, फीमेल पे सेलेक्ट किया, ये आ रहा है डायनेमिक सेलेक्ट टैग डेटा। सॉरी मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये फेच्ड सेलेक्ट टैग डेटा है ना कि डायनेमिक सेलेक्ट टैग डेटा, ये है ना। अभी रिफ्रेश करेंगे, ये डेटा आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखो, समझ में आ रहा। तो इस तरीके की तुम क्या कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, तुम इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो रोल के बिहाफ पे। उसी तरीके से फ़ीमेल को सेलेक्ट किया जाए तो मान लो तुम चाहो तो जो ज़ीरोथ वैल्यू है, या तुम जो भी तरह के फ़िल्टर्स लगाना चाहो तुम लगा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें भी तुम कर सकते हो, बट अभी हमें ये नहीं करना है। हम आगे चल के एक से एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म हैंडलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है। इधर आ जाओ। तो यहाँ तक की चीज़ें, अभी काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से पढ़ के ट्राई करके आओ, इसके बाद आगे देखना। और सुनो, एक तुम्हें छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। तुम एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, तुमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तुम डिफरेंट तरह के ना फॉर्म्स जो है सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो HTML फॉर्म डिज़ाइंस। अब तुम क्या करो ना, इमेजेस में आ जाओ, इस तरह के फॉर्म्स को थोड़े बहुत बना के देखो, ट्राई करके देखो कि कैसे Vue.js के थ्रू तुम फॉर्म बना सकते हो। उसमें तुमने इससे पहले वैलिडेशन तक लगाना सीखा है, तो देखो फॉर्म हैंडलिंग आ गई है, तुम्हें वैलिडेशन लगाना आ गया है, प्लस तुम्हें मल्टी स्टेप फॉर्म भी आता है, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, या मान लो इवेंट पे आ रहे हैं तो कुछ नई चीज़ दिखा दो वी इफ़ वी एल्स के थ्रू, राइट। अगर मान लो हमने कहा अगर आप इवेंट पे आ रहे हो, जैसे यहाँ पे ये इमेज है, तो इमेज में अगर यहाँ पे दिया है इवेंट में अगर आप आ रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इमेज अपलोड करानी है, अदरवाइज़ नहीं करानी है। तो 2-3 तरह के ना फॉर्म्स अपने से बना के देखो, ठीक है। या चैट जीपीटी से बोलो कि 3-4 तरह के हमको फॉर्म्स दो जो हम प्रैक्टिस कर सके Vue.js में बनाकर। तुम यहाँ पे खुद ही ढूंढ सकते हो, तुम्हें एक से एक चीज़ें मिल जाएंगी। तो जितना अच्छा तुम्हें फॉर्म हैंडलिंग आएगा ना, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, स्पेशली जब तुम फॉर्म्स के साथ काम करोगे। अब देखते हैं व्यू बाइंडिंग्स। तो नॉर्मली क्या होता है ना, पिक्ड इज़ अ स्ट्रिंग ए। जैसे मान लो इनपुट टाइप रेडियो में अगर तुमने वैल्यू ए दे दी है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी पिक्ड के अंदर क्या स्टोर होगा पता है ना, स्ट्रिंग के फॉर्म में ए स्टोर होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था अभी भी। लाइक तौसीफ़ की वैल्यू क्या है, ये तो सॉरी ये मेल है फीमेल है, मान लो मेल और फीमेल क्या जा रहा है, स्ट्रिंग जा रहा है, बिकॉज ये जो रेडियो बटन है इसकी वैल्यू ही हमने दी हुई है स्ट्रिंग, राइट। तो इस तरीके से वो ट्रीट होगा। और अगर आपको ट्रू या फॉल्स यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्टेड इज अ स्ट्रिंग ABC व्हेन द फर्स्ट ऑप्शन इज सेलेक्टेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। और अगर आपको नॉन स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तब आप क्या कर सकते हो, तब वहाँ पे आप वी बाइंड को यूज़ कर सकते हो। फिर आता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में अच्छा एक एट्रीब्यूट ये लोग देते हैं, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू, ठीक है, असाइन करने के लिए, जो कि बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो मैं इसको स्किप करूँगा। तुम्हारे को मन हो तुम अपने से पढ़ लेना अगर समझ सकते हो तो, ठीक है, ट्राई करना, ऐसा नहीं है कि तुम समझ नहीं सकते। बट ये मतलब मुझे नहीं याद कि पिछले 2 सालों में मैंने कभी इसे यूज़ किया है, तो इस वजह से मैं इसे स्किप कर रहा हूँ।
रेडियो में क्या है, इनपुट टाइप रेडियो, वी मॉडल पिक, वैल्यू क्या दी हुई है फर्स्ट, और ये वैल्यू दी है सेकंड। अब एक काम करते हैं, इसको हम समझाने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो, कि अगर मान लो तुम्हें वी बाइंड यूज़ करना ही पड़ा तब क्या करोगे तुम। यहाँ पे लेबल ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं रेडियो विद वी बाइंड और एट्रीब्यूट बाइंडिंग। तो अगर एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज़ कर रहे हो तब क्या होगा, तो हमने कहा वी मॉडल में पिक असाइन कर दो। हमने कहा फॉर्म डॉट पिक रख दो। एक फॉर्म डॉट पिक अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान देना, हमें बनाना पड़ेगा ऊपर। वेट रुक जाओ, पहले मैं बना लूँ ऊपर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर्म के अंदर एक पिक रख लो जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देना। हमने कहा कि फर्स्ट पिक की वैल्यू कर देना, मान लो एक ऑब्जेक्ट ही रख दो पूरा पूरा, ठीक है। हाइड इज़ इक्वल्स टू 1 और नेम इज़ इक्वल्स टू तौसीफ़। और इसी तरीके से मान लो हमने सेकंड पिक बना लिया, कोई सेकंड वैल्यू होगी, इसको हमें असाइन कराना है और इसको 2 दे देते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करें, अगर हमने कहा कि सी हमने कहा कि जब ये वाला पिक ट्रू हो, मतलब चेक किया जाए, ठीक है, ये वाला रेडियो बटन चेक किया जाए, तब क्या करना, ये जो इसकी वैल्यू है ना, फॉर्म डॉट पिक की जो वैल्यू है उसमें ये डाल देना फर्स्ट पिक। अगर ये वाला रेडियो जो है चेक किया जाएगा तो क्या कर देना, सेकंड पिक डाल देना। फर्स्ट पिक सेलेक्ट करें या फिर सेकंड पिक। तो अभी तक क्या था, ट्रू फॉल्स एक सिंगल स्ट्रिंग डाल लेते हैं। रिफ्रेश किया, अब क्या होगा कि जैसे ही हम ये फर्स्ट पिक को सेलेक्ट करेंगे, वेट यहाँ पे भी आर टैग लगा दें। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखो फर्स्ट पिक को सेलेक्ट करेंगे, तो ये पिक में अभी जो नल आ रहा है या एक नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर होती थी। देखो मेल और फीमेल में क्या होता था, एक नॉर्मल स्ट्रिंग जाती थी, या ट्रू या फॉल्स हो जाता था, ये इस तरह की चीज़ें होती थी। बट अब हम कह रहे हैं कि हमें पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है। तो ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए क्या करोगे, ऑब्जेक्ट कहीं तो होना चाहिए, तो उसको वैल्यू के साथ बाइंड करना पड़ेगा। तुम नॉर्मली अगर वैल्यू यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये एज अ स्ट्रिंग डालोगे, राइट। बट हम कह रहे हैं कि हमें स्ट्रिंग नहीं देना ना, हमें नॉन स्ट्रिंग यूज़ करना है, फिर चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो। तब क्या करें, तब हमने यहाँ पे किया क्या है कि फर्स्ट पिक एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सेकंड पिक ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही हमने इसको देखो सेलेक्ट किया, ये देखो पिक की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरा आ गया। समझ में आया, सेकंड पिक को यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया तो ये चेंज हो गया। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप इस तरह से एक्ट कर सकते हो, राइट। सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म हैंडलिंग धीरे धीरे इंसान को आती है। मुझे भी जब शुरू में मैं काम कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इसको सीखने में। सेम इसी तरीके से देखो सेलेक्ट ऑप्शंस के साथ तुम कर सकते हो। अगर वैल्यू में तुम एक स्ट्रिंग देने के बजाय ऐसे कोई ऑब्जेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो। तो अभी जो यहाँ पे इधर आने पर एक स्ट्रिंग स्टोर होती है, देखो फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक, ये जो स्टोर हो रहा है ना, ये नहीं होगा फिर, ये देखो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वीडियो को पॉज करो और ये वाली चीज़ ना सेलेक्ट वाले के साथ खुद से ट्राई करके आओ, और यहाँ तक कि सारी चीज़ें कोशिश करना शुरू से लेके नीचे तक फिर से प्रैक्टिकल करते हुए आना। जो तुमने बनाया है उसको डिलीट कर दो, फिर से ट्राई करो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अब लास्ट चीज़ पे आते हैं, मॉडिफायर्स पे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे आप चीज़ों को टाइप करते हो आपको आउटपुट दिखता है। जैसे इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो मैं लिखता जाऊँगा तौसीफ, ठीक है, जमाल, तो देखो लिखते हुए आ जा रहा, ठीक है। बट अगर तुम यहाँ पे इसको लेजली चाहते हो तब क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो नेम पे लगा के देखते हैं, वी मॉडल डॉट लिखा, लेज़ी है, नंबर है, ट्रिम है। इसके बारे में तुम पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट ये लेज़ी करेगा क्या, अब देखना। अभी तक ऑन इनपुट पर ये चेंज होता था, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू एंटर करते जा रहे हैं वो चेंज होता जा रहा। अब ये ऑन चेंज पर चेंज होगा। सॉरी, रिफ्रेश किया, देखो तौसीफ लिखा, जब हम बाहर क्लिक करेंगे अब ये चेंज हुआ। समझ रहे हो, कभी सिचुएशंस हो सकती हैं जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। जैसे मान लो हमने कहा कि जब हम ये लिख दें उसके बाद नीचे स्लग जनरेट हो, ना कि हम जब जिस टाइम पे लिख रहे हैं उसी टाइम पे हो, राइट। जैसे मान लो हमने ऐसे टी लिखते चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तब क्या होगा, स्लग जो है हर बार जनरेट होता चला जाएगा रियल टाइम में। बट हम कह रहे हैं जब हम ये नाम पूरा कंप्लीट लिख लेंगे ना, तब स्लग को जनरेट करो या तब इसकी वैल्यू को असाइन करो स्टेट में। तो उन सब सिचुएशंस में यूज़ होता है कभी कभी ये। इसी तरीके से डॉट नंबर है, अगर मान लो तुम यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर नहीं देते हो, अभी अगर एज को देखोगे तो क्या होगा, एज यूजुअल
यहाँ पे ये देखो, राइट। तुम अगर यहाँ पे 23 ऐसे करके भी लिखोगे ना तब भी दिक्कत दे रहा, ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। बट अगर यहाँ पे तुम कर दो वी मॉडल डॉट नंबर, अब देखो रिफ्रेश किया, जब तक कोई स्ट्रिंग नहीं लिखोगे तुम, सी ये देखो, ओ सॉरी, तब तक ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बट ये देखो ऐसे तुम्हें नंबर मिलेगा पूरा पूरा। तो कभी कभी सिचुएशंस आती हैं, यहाँ पे तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। तुम्हें ऑप्शंस पता होने चाहिए, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है। इसके अलावा इसके बारे में भी डिटेल दिया हुआ है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट, लाइक जैसे अगर वैल्यू को पार्स फ्लोट के थ्रू पार्स नहीं किया जा सकता तो स्ट्रिंग को लौटा दिया जाता है आपको। लाइक यहाँ पे देखो हमें स्ट्रिंग भी देखने को मिल रही थी ना, भले हमने नंबर लिखा था, ये ना नंबर लगा हुआ है, मान लो हमने ए बी सी डी लिख दिया, तब भी देखने को मिल रहा है स्ट्रिंग यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो पार्स फ्लोट के थ्रू पार्स नहीं किया जा पा रहा था। कूल। और ये जो नंबर मॉडिफायर है ये ऑटोमेटिकली लग जाता है अगर आप टाइप नंबर लिखते हो, तो यहाँ पे अगर टाइप लिख दोगे नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही लग जाता है ये। हम्म। देखो इसके बाद आता है ट्रिम, कि अगर आपको जो वाइट स्पेसेस हैं अगर आपको उसे रिमूव करना है ढेर सारे, तो उसके लिए आप ट्रिम को यूज़ करते हो। ठीक है, तो ट्रिम फंक्शन आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखा होगा, तो यहाँ पे भी आप देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ खुद भी ट्राई कर लेना अपने से। उसके अलावा लास्ट चीज़ आती है हमारी वी मॉडल विद कंपोनेंट्स, जिसको यहाँ पर हम स्किप करने वाले हैं, बिकॉज कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमें नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली बहुत डिटेल में पढ़ना है। लाइक प्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और वी मॉडल को कैसे कंपोनेंट्स बनाते वक्त हम यूज़ कर सकते हैं और एडवांटेज उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। एंड इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल अच्छे से कर लेना, नेट पे जाना, 2-3 एग्जांपल्स चैट जीपीटी से बोल देना कि मुझे व्यू.जेएस प्रैक्टिस करनी है, वो खुद ही क्वेश्चन देगा। तुम 3-4 फॉर्म देख लेना इंटरनेट पे, उसको बनाने की कोशिश करना। बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।